तो जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जो होना चाहिए था वही हुआ है, क्योंकि मुनीर की परमाणु धमकियों के बीच आखिरकार भारत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान के अंदर उतार ही दिया है। और यह खबरें ठीक उस समय आई हैं जब दोनों ही देशों के बीच में यूएई के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ताकि दोनों ही देशों के बीच में इमीडिएट सीज फायर हो सके। आपको बताएंगे कि इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला है। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिस तरीके से पागल हो गया, पहले वो सब देखना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तालिबान में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम देखकर मुनीर के परकच्चे उड़ गए हैं और फाइनली अब एक बवंडर पैदा हो गया है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर अचानक से यह सब कुछ हुआ कैसे। आखिर मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी क्यों दी और भारत ने तालिबान के अंदर अपने कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टमों को उतारा है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। आखिर कोई देश कितना गिरा हुआ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही गिरी हुई हरकत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर से भारत को वही परमाणु धमकी दी है जो उसे नहीं देनी चाहिए थी। और यह परमाणु धमकी उस समय आई है जब भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार तालिबान के आम नागरिकों पर बमबारी कर रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान ने जो तालिबान पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। और खबरें निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, जो अफगान टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की तरह अब अफगानिस्तान भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि अफगानिस्तान पुल आउट ऑफ T20 ट्राई सीरीज इन पाकिस्तान एमिड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जंग के चलते तालिबान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ T20 ट्राई सीरीज खेलने से बिल्कुल मना कर दिया और खुद को यहां से पुल आउट कर लिया। और यह सब कुछ ऐसे समय पर देखने को मिला है जब रिसेंटली भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तानी टीम के 3 क्रिकेटर्स मारे गए। क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के अंदर जितनी भी एयर स्ट्राइक की हैं, तो हमेशा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आर्म सिविलियंस को ही टारगेट किया है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि 3 अफगान क्रिकेटर्स अमंग डेड इन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक नियर बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 अफगान क्रिकेटर्स हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि यह पूरी दुनिया के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। अब आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर भारत ने अपने किन किन एयर डिफेंस सिस्टमों को अफगान को डिलीवर किया है। लेकिन पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर भिखारी पाकिस्तान ने भारत को परमाणु धमकी क्यों दी है। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है वो तो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, तो आखिर आसिम मुनीर बंकरों में छुपकर भारत को परमाणु धमकियां क्यों दे रहा है, यह जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। अब सबसे पहले ना आप लोग यह आर्टिकल देख लो, उसके बाद आप लोगों को पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि एमिड अफगान कॉन्फ्लिक्ट पाक, आर्मी चीफ असीम मुनीर एंटी इंडियन न्यूक्लियर रेटोरिक, यानी कि भिखारी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार अफगान के आम सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को यह धमकियां दे रहा है कि पाकिस्तान के पास अब इतनी एडवांस सैन्य क्षमताएं हैं जो भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र की भ्रांत प्रतिरक्षा को ध्वस्त कर सकती है, यानी कि जो मिसाइलें पाकिस्तान को पार नहीं कर पाती, अब वो मिसाइलें भारत की एयर डिफेंस शील्डिंग को डिस्ट्रॉय करेंगी। क्योंकि इस बात का तो आप लोगों को भी पता होगा कि भिखारी पाकिस्तान ने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं, जो मिसाइलें पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं कर पाई और पाकिस्तान में ही बुरी तरीके से फट गई। कई बार तो पाकिस्तान के गांव में ही जाकर फट गई हैं। और आप लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी देखा था कि पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमताएं हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं, वो इंडिया पाक बॉर्डर को भी भारत तक क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो पाकिस्तान के गांव में ही फट गए थे। और इन हथियारों के साथ पाकिस्तान के लोग ही खिलौनों की तरह खेल रहे थे। और इस समय पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हथियारों के क्या हालात हैं। इसलिए भिखारी पाकिस्तान को भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र को छोड़कर पहले तो अपने हथियारों पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी पाकिस्तान की कोई भी परमाणु मिसाइल भारत तक पहुंची तो फिर अगले 5 सेकंड के अंदर मोदी का डेड हैंड भिखारी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। तो पाकिस्तान इस गलती में ना रहे कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उनसे भारत डर जाएगा। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उसने यह परमाणु बयानबाजी इसलिए दी है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही भारत के कमांडर चीफ ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी थी।
अब इसी धमकी के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ पागल हो गया। आप लोग चाहे तो खुद यह वीडियो देख लीजिए। द डीपली हर्टिंग रेट्रीब्यूटेड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक लॉसेज इन्फ्लिक्टेड विल बी मच बीट द इमेजिनेशन एंड कैलकुलेशन of the perpetrators of cuss and instability. I advise and fully question the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यह पता ही नहीं है कि वह बोल क्या रहा है और धमकी भारत की ज्योग्राफिकल पोजीशन को चेंज करने की कर रहा है। पाकिस्तान पर जब भी तालिबान अटैक करता है और पाकिस्तान की मिलिट्री को डैमेज पहुंचाता है तो फिर उसके बाद भिखारी पाकिस्तान भारत को ही ब्लेम करने लगता है। और जब से तालिबान से पाकिस्तान के फाइट चैटों को शूट डाउन करने की खबरें आई हैं, तब से तो तालिबान खुलकर यह दावे करने लगा कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान के अंदर उतार दिया है। पाकिस्तान खुलकर यह दावे करने लगा है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, जब से भारत पहुंचे हैं तभी से भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद के नाम पर अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। और खबरें निकल के आ रही है कि इस समय तालिबानी सेना भारत के ही मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल कर रही है। और यह वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिनसे जमीन से ही दुश्मन की कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर, जेट ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बाकी एरियल थ्रेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। भारतीय मिलिट्री भी इन एडवांस वेपन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान को सप्लाई किया है, या फिर इनके साथ कुछ और भी लेजर वेपन्स तालिबान पहुंचे हैं, या फिर तालिबान अब भारत से मॉडर्न हथियार खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी जिस तरीके से भारत में 5 दिन तक रहे, उससे यह बात तो साफ है कि भारत और तालिबान के बीच में कुछ तो बड़ा हुआ है जो लगातार पाकिस्तान की दिन रात की नींद उड़ा रहा है। अब सबसे पहले आप लोग यह आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि पाकिस्तानी कॉलम्यूनिस्ट एलेक्स इंडियन टेक्नीशियन एडिंग अफगानिस्तान रिवाइविंग मैनपर्ड्स टू थॉट पीएफ इनकर्जन। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मैनपर्ड्स कितने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। मैनपर्ड्स का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मैनपर्ड्स एयर डिफेंस सिस्टमों को आसानी से एक ही इंसान अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। अब फिलहाल तो पाकिस्तान के स्तंभकारों ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत पर आरोप लगाए हैं कि जब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत दौरे पर गए हैं, तभी से भारत के टेक्नीशियन अफगानिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। अब यही टेक्नीशियन अफगानिस्तान को मैनपर्ड्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को एक बार फिर से रिबिल्ड करने में मदद कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की वायुसेना की घुसपैठों को अफगानिस्तान के अंदर रोका जा सके। और यह दावे किसी मामूली इंसान ने नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान के जाने माने पाकिस्तानी पत्रकार और उर्दू स्तंभकार जावेद चौधरी ने किए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के पास पहले से ही रशिया और अमेरिका के मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें 2021 के दौरान जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो यूएस आर्मी यहीं पर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन इन हथियारों के काफी पुराने और तालिबानी लड़ाकों द्वारा इन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण अब भारत के जो टेक्नीशियन हैं, इन्हें एक बार फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं और अफगान लड़ाकों को इनका इस्तेमाल करना भी सिखा रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जमीन पर मारकर गिराया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टमों को सप्लाई करने को लेकर भारत पर आरोप लगा रहा है, तो क्या अब भारत को तालिबान को अपने हथियारों को सप्लाई कर देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फाइटर जेटों का इस्तेमाल करके लगातार अफगानिस्तान के अंदर आर्म सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है। तो क्या इन आम नागरिकों को बचाने के लिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को अफगानिस्तान को सप्लाई कर देना चाहिए? क्योंकि अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम तालिबान में पहुंचे तो भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स की हिम्मत ही नहीं होगी कि वह अफगानिस्तान के 1 इंच भी अंदर पहुंच जाए, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों की एक्यूरेसी भिखारी पाकिस्तान अच्छे से जानता है। भारत ने तो 300 किलोमीटर अंदर भी भिखारी पाकिस्तान के एबक्स जैसे हाई वैल्यूएबल एसेट्स को नहीं छोड़ा, क्योंकि भारत ने तो सबसे लंबी दूरी के दुश्मन के टारगेट को हिट करके एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया था, जिसकी लॉन्गेस्ट रेंज भी 314 किलोमीटर थी। दूसरे भाग में कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां पाकिस्तान की बौखलाहट और भारत की सामरिक रणनीति के बीच पूरा दक्षिण एशिया एक नई भू राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है, क्योंकि असीम मुनीर की परमाणु धमकियों और भारत की जवाबी रणनीति ने हालात को इतना जटिल बना दिया है कि अब हर देश की नजर इस क्षेत्र पर टिक गई है। और इसी बीच भारत ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने अपनी कूटनीतिक समझदारी और सैन्य शक्ति का ऐसा मेल दिखाया जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला दिया। क्योंकि जब असीम मुनीर लगातार भारत को धमकियां दे रहा था और पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर बम बरसा रही थी, तभी भारत ने एक शांत लेकिन रणनीतिक चाल चली। भारत ने तालिबान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि मानवीय सहायता के नाम पर अपने एडवांस टेक्निकल विशेषज्ञ और एयर डिफेंस एडवाइजर्स को अफगानिस्तान भेज दिया, जिन्होंने वहां मौजूद पुराने अमेरिकी और रूसी मैन
पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स को रिबिल्ड किया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उन्हें आधुनिक भारतीय एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम से जोड़ा, जिससे तालिबान के पास अचानक से ऐसी शक्ति आ गई कि उसने पाकिस्तान के कई F-16 और JF-7 जेट्स को बॉर्डर के पास मार गिराया। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह एक सीधा अपमान था कि जिस तालिबान को वह कभी अपना प्रॉक्सी कहता था, वही अब भारत की तकनीक के सहारे उसके जेट्स गिरा रहा था। और जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत के द्वारा रिबिल्ड किए गए एयर डिफेंस सिस्टम तालिबान के हाथों में आ गए हैं, तो उसने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर मचाया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत पर आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान के अंदर सैन्य हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन वहां अमेरिका, रूस और चीन तक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि पाकिस्तान ही इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की जड़ है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि भारत की नीति शांति, स्थिरता और आत्मरक्षा पर आधारित है और भारत किसी देश पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई निर्दोष नागरिकों पर बम बरसाएगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीतिक नींव को हिला दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब जनता अपने नेताओं से सवाल करने लगी थी कि आखिर भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो सुरक्षा कवच तैयार किया है, वह पाकिस्तान क्यों नहीं बना सका। दूसरी ओर तालिबान और भारत के बीच की सामरिक निकटता बढ़ती जा रही थी। भारत ने तालिबान को न केवल तकनीकी मदद दी, बल्कि उसके एयरबेस को भी आधुनिक राडार सिस्टम से लैस किया, जिससे अब पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। भारत के इस कदम ने अमेरिका को भी मजबूर किया कि वह भारत की रणनीति को समझे, क्योंकि भारत अब क्षेत्रीय सुरक्षा का केंद्र बन चुका था। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, विदेशी मुद्रा खत्म हो गई और उसकी जनता भूख से मरने लगी। इसके बावजूद असीम मुनीर के दिमाग में सिर्फ भारत को चुनौती देने का ख्याल था। उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा और भारत के खिलाफ ऑपरेशन इराद नामक गुप्त अभियान की घोषणा की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने यह ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की, भारत ने अपने सैटेलाइट सिस्टम से उसकी पूरी मूवमेंट पकड़ ली और बगराम एयरबेस से भारत ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर दिए, जिनका मिशन था पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर तुरंत जवाबी हमला करना। इस पूरे घटनाक्रम ने तालिबान को और अधिक आत्मविश्वास से भर दिया। अब तालिबान ओपनली कहने लगा कि भारत उसका साझेदार है और पाकिस्तान अब उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है। अफगानिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई और भारत तालिबान दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। यह दृश्य देखकर पाकिस्तान का मीडिया भी टूट गया, क्योंकि अब उनका आखिरी प्रोपेगेंडा भी खत्म हो चुका था कि तालिबान भारत विरोधी है। दूसरी ओर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि पाकिस्तान के किसी भी आतंकी नेटवर्क को अब अफगानिस्तान से सपोर्ट न मिले। भारत के सैटेलाइट नेटवर्क ने पाकिस्तान के आतंकियों के हर ठिकाने की रियल टाइम इमेज कैप्चर करनी शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में भारत ने तालिबान के सहयोग से पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप नष्ट कर दिए। इन हमलों ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी और अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया। चीन भी अब दूरी बना रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भारत से टकराव के कारण उसका व्यापारिक नुकसान हो। रूस और ईरान तो पहले ही भारत के पक्ष में खड़े थे और अमेरिका को भी मानना पड़ा कि दक्षिण एशिया में स्थिरता लाने की क्षमता केवल भारत के पास है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सेना को हुआ, क्योंकि उसकी फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो गए और जनता ने बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर तख्तापलट की स्थिति बन गई। असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और सेना के भीतर 2 गुट बन गए, एक भारत से समझौता करने वाला और दूसरा भारत से बदला लेने वाला। लेकिन दोनों गुटों के बीच की यह खींचतान पाकिस्तान को और कमजोर करती चली गई। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में एक रीजनल सिक्योरिटी अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। इस अलायंस का मुख्यालय बगराम एयरबेस में बनाया गया, जहां भारत की अगुवाई में सुरक्षा योजनाएं बनाई जाने लगीं। भारत ने अफगानिस्तान को आधुनिक सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम, ड्रोन्स और एयर रडार नेटवर्क दिए, जिससे अब कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट बिना पकड़े सीमा पार नहीं कर सकता था। इसी दौरान भारत ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम त्रिशूल 2 अफगानिस्तान को ट्रायल के लिए सौंपा, जो मैनपैड से भी ज्यादा एडवांस था और लेजर ट्रैकिंग सिस्टम से लैस था। इस सिस्टम ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को पूरी तरह पंगु बना दिया। अब पाकिस्तान के जेट्स अफगानिस्तान की सीमा के पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह भारत की कूटनीति और तकनीकी शक्ति की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब भारत ने ऑपरेशन शांतिदूत द्वितीय लॉन्च किया, जिसमें भारत ने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवादी ठिकानों को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई। इस मिशन के तहत पाकिस्तान के भीतर भारत ने अफगानिस्तान के सहयोग से कई गुप्त हमले किए, जिनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान के पास न अर्थव्यवस्था बची थी, न कूटनीतिक समर्थन और न ही सैन्य सामर्थ्य, जबकि भारत अब दक्षिण एशिया का नया नेतृत्वकर्ता बन गया था। तालिबान ने भी आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारत अब उसका रणनीतिक सहयोगी है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी आक्रमण को भारत के साथ मिलकर जवाब दिया जाएगा। यह सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई।
क्योंकि जिसने कभी सोचा था कि तालिबान और भारत एक साथ होंगे, वह अब हकीकत बन गया था। यह नई साझेदारी दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल चुकी थी। भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी कूटनीति केवल सीमा रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने की क्षमता रखती है। अब भारत न केवल अफगानिस्तान की सुरक्षा का संरक्षक बन चुका था, बल्कि वह मध्य एशिया से लेकर हिंद महासागर तक एक ऐसा शक्ति चक्र बना चुका था जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में सक्षम था। असीम मुनीर की धमकियां अब केवल टीवी चैनलों पर रह गई थीं, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो भारत का डेड हैंड सिस्टम पाकिस्तान को अगले 10 मिनट में मानचित्र से मिटा देगा। और इसी के साथ दक्षिण एशिया में भारत का उदय एक अजेय शक्ति के रूप में दर्ज हो गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान का पतन हो रहा था, वहीं भारत एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माता बन चुका था, जिसने यह साबित कर दिया कि कूटनीति, तकनीक और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी राष्ट्र इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह अब तीसरा मोर्चा खुल चुका है, क्योंकि तालिबान के अंदर भारत की बढ़ती उपस्थिति ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन और तुर्की को भी पूरी तरह से बेचैन कर दिया है। और अब पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में खलबली मच चुकी है, क्योंकि उसे यह अंदेशा हो गया है कि भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं, जिससे अब पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि को भारत मिनटों में पकड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत ने तालिबान के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता किया है, जिसके तहत भारत अफगानिस्तान के कुछ खास इलाकों में अपने सर्विलांस ग्रिड और हाई एल्टीट्यूड इंटेलिजेंस स्टेशन स्थापित कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की ओर से आने वाले हर ड्रोन, जेट या मिसाइल लॉन्च की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके। यह वही कदम है जिसने इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में आग लगा दी है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी यह नहीं पता कि भारत की तकनीकी टीम कब और कैसे अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पहुंची। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य पैनिक दोनों चरम पर हैं। और इस समय आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर न सिर्फ अपने देश के विपक्षी दलों का दबाव है, बल्कि चीन का भी दबाव है कि वह किसी भी तरह भारत के बढ़ते प्रभुत्व को रोके। लेकिन हालात यह हैं कि भारत की कूटनीतिक रणनीति ने पाकिस्तान के हर चाल को फेल कर दिया है। भारत अब अफगानिस्तान में न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, क्योंकि काबुल से कंधार तक भारत ने नई सड़क परियोजनाओं, मेडिकल बेस और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की नींव रख दी है। अफगानिस्तान की जनता इस समय भारत के साथ खड़ी है और भारत की मदद से तालिबान प्रशासन अब पाकिस्तान पर दबाव बनाने में जुट गया है कि वह अपनी बॉर्डर बमबारी तुरंत रोके। लेकिन पाकिस्तान को यह बात मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर तालिबान और भारत का गठबंधन मजबूत हो गया तो पाकिस्तान का पूरा उत्तरी मोर्चा असुरक्षित हो जाएगा। इसी डर के चलते अब पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी है और बताया जा रहा है कि चीन के जियांगसू प्रांत से कुछ चीनी तकनीकी विशेषज्ञ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारतीय तकनीक से निपटने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन चीन खुद भी दुविधा में है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत के साथ सीधी टकराव की नौबत आए। दूसरी तरफ भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य सहायता तंत्र तैयार किया है, जिसमें रूसी तकनीशियन भारत के सहयोग से पुराने सोवियत युग के हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत सैन्य रक्षा कवच मिल सके। इन हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट गन, शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम और नाइट विजन सर्विलांस उपकरण शामिल हैं। पाकिस्तान की चिंता इस बात को लेकर और बढ़ गई है कि अगर तालिबान ने इन हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और क्वेटा, पेशावर तथा मीरान शाह के एयरबेस पर रात दिन निगरानी बढ़ा दी है। इस बीच भारत ने भी अपने सीमावर्ती इलाकों में S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित पाकिस्तानी मिसाइल लॉन्च का जवाब तुरंत दिया जा सके। भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत दिए गए हैं कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि अगर पाकिस्तान ने एक भी मिसाइल चलाई तो भारत का जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान फिर कभी युद्ध की भाषा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच UAE में चल रही हाई लेवल मीटिंग में भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी बमबारी नहीं रोकता तो भारत तालिबान की मदद खुले तौर पर करेगा। अफगान प्रतिनिधियों ने भी इस मीटिंग में भारत के रुख का समर्थन किया है और कहा है कि भारत के बिना दक्षिण एशिया में स्थिरता संभव नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन भी इस हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती पकड़ अमेरिका के हितों से मेल खाती है। इसलिए अब अमेरिका ने भी भारत को गुप्त रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया है और यह बात पाकिस्तान के लिए और भी बड़ा झटका साबित हो रही है। खबरें यह भी हैं कि भारत ने तालिबान को अपने सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर दी है, जिससे अब अफगान लड़ाकों को पहले से पता चल जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा फाइटर जेट किस दिशा से आने वाला है। इस तकनीकी बढ़त ने तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक मोर्चा देने की क्षमता दे दी है। अब पाकिस्तान पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है
उसके लिए यह जंग आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है और IMF की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग घुटनों पर ला दिया है। वहीं भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और अब दुनिया के बड़े रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत उसे 5 मिनट में इतिहास बना देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक रिएक्टिव नेशन नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने पड़ोसी देशों को यह संदेश दे रहा है कि अगर कोई भी देश भारत या उसके सहयोगियों के खिलाफ गलत इरादा रखेगा तो उसका अंत निश्चित है। आने वाले दिनों में तालिबान और भारत का यह गठबंधन दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा और पाकिस्तान का जो डर अब तक शब्दों में था वह हकीकत में तब्दील होने वाला है। दोस्तों, अब जब भारत और तालिबान के बीच का यह गठबंधन खुलकर सामने आने लगा है तो पाकिस्तान की नींद तो उड़ ही चुकी है, लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि इस गठबंधन ने पूरी दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हिला दिया है, क्योंकि भारत की रणनीति अब केवल तालिबान को रक्षा उपकरण देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस नेटवर्क को इस हद तक फैला दिया है कि पाकिस्तान का हर सैन्य कदम पहले से ही भारत की निगरानी में आ गया है। दरअसल भारत ने तालिबान को न केवल तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया है, बल्कि अफगानिस्तान के भीतर भारत ने जियोस्पेशल इंटेलिजेंस हब की स्थापना की है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स और उसके ड्रोन मिशनों को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विशेषज्ञों की एक टीम अब अफगानिस्तान में रहकर तालिबान के सैन्य कमांडरों को आधुनिक युद्ध रणनीतियां सिखा रही है, ताकि पाकिस्तान के किसी भी हवाई हमले का जवाब पलटकर उसी अंदाज में दिया जा सके। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसके पास भारत के इन कदमों का कोई जवाब नहीं है। इस्लामाबाद में बैठा सैन्य नेतृत्व लगातार चीन से मदद की गुहार लगा रहा है कि भारत को कैसे रोका जाए, लेकिन चीन के लिए भी अब यह समीकरण आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती निकटता ने चीन को रणनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस से कई ऐसे समझौते किए हैं जिनके तहत अफगानिस्तान के ऊपर एक सैटेलाइट सर्विलांस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की सीमा के भीतर किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इस कॉरिडोर के सक्रिय होते ही पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI की हर कोशिश विफल हो गई है, क्योंकि अब उनके संचार सिग्नल भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन सिस्टम में कैद हो जाते हैं। उधर तालिबान को भी भारत के सहयोग से इस बात की समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान दरअसल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर बमबारी का मकसद तालिबान को कमजोर करना और उसके अंदर असंतोष फैलाना है। इसलिए तालिबान ने भी भारत से आग्रह किया है कि भारत अफगानिस्तान में नो फ्लाई जोन तैयार करने में उसकी मदद करे, ताकि पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या फाइटर जेट अफगान हवाई क्षेत्र में दाखिल न हो सके। भारत ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अब खबरें ये हैं कि भारत के DRDO द्वारा बनाए गए नेट्रा 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को अफगानिस्तान के उपयोग के लिए भेजने की योजना पर काम चल रहा है।